कितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू डू इन्वेस्ट इन स्टॉक? ओके, क्लोज टू 40%. कितने लोग प्रॉफिट में हैं उसमें से? ओके. कितने लोग लॉस में हैं? राइट, राइट. सो आई टेल यू टुडे ये लॉसेस का रीजन क्या है. Why do we incur? यहाँ पे 75% of those who invest in stocks are actually in losses. So let's understand कि ये losses क्यों होते हैं. And so I'll narrate you my story. What I've done is मेरी पिछले 10 साल की investing mistakes मैंने अपनी stories, अपनी journey, अपने lessons के through I'll try to convey it to you. So to start off, first mistake that we do in stock market is trying to predict. Prediction हमको बहुत पसंद है. We Indians हम सोचते हैं तोता हमारा भविष्य बता देगा, चेहरा बता देगा, हाथ बता देगा, और हमारा भविष्य का कुछ होता ही नहीं है. So we want to know the unknown. हमको इसका कीड़ा बहुत है. स्टॉक मार्केट में we do the same. हमको हमेशा ये चाहिए कि नेक्स्ट मल्टी बैगर कौन सा है. एक ऐसा शेयर बता दो जो आज 100 रुपए में लगाऊं और 1000 रुपए हो जाए. तो हमारी ना एक्सपेक्टेशन शुरू से ही बहुत गड़बड़ हो जाता है. एक बार ना मेरे साथ एक किस्सा हुआ. मैं 3rd 4th क्लास में था. तो वो होता है ना, टीचर एक एक करके हर स्टूडेंट को एक एक पैराग्राफ पढ़ने बोलती है कई बार. तो मैं बहुत नर्वस था. मेरे को पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती है, कभी और नहीं आती थी. तो मैंने ना काउंट कर लिया कि मेरे पहले 8 लोग हैं, मतलब ये 9th पैराग्राफ मेरे पे आने वाला है. और ना मैंने 10 बार उस पैराग्राफ को पढ़ पढ़ के तैयारी कर ली. बड़े कॉन्फिडेंस से उठा कि अब मेरी बारी आएगी, मेरे बाजू वाला का होगा, और मैंने 10 बार तैयारी कर ली है, बढ़िया होने वाला है. मेरे बाजू वाला खड़ा होता है और बोलता है कि मैम मेरा गला खराब है, मैं नहीं बोल पाऊंगा. टीचर उसको बैठा देती है. हाय उस समय जो मेरी हालत थी. एंड देन मेरी सारी तैयारी खराब हो जाती है. मुझे उसका पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है. आई फंबल शुरू की 2 लाइन. टीचर इज एनॉयड और मुझे बोल देती है बैठ जाओ, तुमसे बुरा मैंने स्पीकर आज तक नहीं सुना है, तुम बैठ जाओ. एंड आई रियलाइज कि मैंने क्या करने की कोशिश की. मैंने प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जबरदस्ती, बिना कारण, कि मेरे पे कौन सा पैराग्राफ आएगा, वो आएगा तो आई डू वेल. एग्जैक्टली ये प्रिडिक्शन हर रोज हम स्टॉक मार्केट में करते रहते हैं. हम लोग ना, मतलब मुझे कई बार ये सोच के हैरानी होती है कि कई बार हम थोड़े गलत होते हैं, कई बार हम बहुत गलत होते हैं. स्टॉक मार्केट में ना हम 100% एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं जो करना चाहिए उसके. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे ही कोई मार्केट में आता है ना, सबसे पहले वो ये ढूंढने की कोशिश करता है कि कौन सी इंडस्ट्री अच्छा करने वाली है. जैसे आज मैं अगर आप लोगों से पूछ लूं ना, कौन सी इंडस्ट्री अच्छा करने वाली है क्या कोई आंसर? ईवी सुनाई दिया मुझे. आईटी. ओके. अब जैसे एक किसी ने ईवी कहा, ईवी इज द फ्यूचर वी नो, बट वी डोंट नो हु द लीडर विल बी. क्योंकि ना फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीडर कौन होगा, इट्स एन एक्सट्रीमली टफ थिंग टू प्रिडिक्ट. तो हम बिगिनर्स हैं, हमको वैसे ही स्टॉक मार्केट नहीं आता, हमने वैसे ही अभी शुरू किया है. ऊपर से हम प्रिडिक्ट करने चले हैं कि ईवी में जीतेगा कौन. आज टाटा मोटर्स आगे है, लेकिन कौन आगे होगा ना, मोस्ट केसेस में इट्स द रिजल्ट ऑफ कि कौन सबसे ज्यादा R&D में इन्वेस्ट करता है. तो आज टाटा कर रहा है, कल मारुति कर सकता है, परसों हुंडई कर सकता है, कोई भी विनर हो सकता है. लेकिन हम एज बिगिनर टाटा मोटर्स पे इन्वेस्ट करने जाएंगे कि दैट्स द फ्यूचर. वी डोंट फ्लिप द क्वेश्चन. हम इन्वेस्टिंग को आसान नहीं बनाते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं ना कि कौन सी इंडस्ट्री बदलने नहीं वाली है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री है. फुटवेयर में कोई रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है. बाटा नाइकी बिकता है, बिकता रहेगा. टूथपेस्ट 100 साल से कोलगेट चल रहा है, कोलगेट चलता रहेगा. तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन व्हाट्स नॉट चेंजिंग? व्हाई ऑलवेज सीक दैट्स गोइंग टू चेंज? चेंज तो एक्सपर्ट्स भी नहीं खेल पाते. हमने तो कल चालू किया है, हम कैसे खेल जाएंगे? हमसे गड़बड़ होगी ही. इन्वेस्टिंग में ना हम हमेशा अगला वर्ल्ड चेंजिंग कंपनी ढूंढते हैं. रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं करते. हम हर बार लेटेस्ट कोई जो बीआईटी या आईआईटी के बच्चों ने कोई अगर फोन बना लिया रेवोल्यूशनरी, हम वो फोन नहीं खरीदते. हम प्रूवन के OnePlus ही खरीदते हैं. कार हम कॉलेज से सीधा उठा के अपने घर नहीं ले आते. हम कार मारुति की ही लेते हैं. लाइफ में हमेशा हम लोग रिस्क एवर्स रहते हैं. हम जबरदस्ती के रिस्क नहीं लेते. बस जैसे ही स्टॉक्स की बात आती है ना, सबसे बड़ा वाला रिस्क पता नहीं क्यों हमको अट्रैक्ट करने लगता है, खास करके यंगस्टर्स.
सपोज टू मेक मनी। क्यों पता है? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग। स्टॉक मार्केट इन इंडिया इन द लास्ट 40 years हैज ग्रोन बाय 14%। तो अगर मार्केट ही 14% से बढ़ रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट योर मनी शुड ग्रो बाय 14%। होता उल्टा है, हमारा पैसा आधा हो जाता है, बिकॉज वी टेक एक्सेसिव रिस्क। हमको ये बताया जाता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अब ये मैं आपको बताता हूं कि कितनी गड़बड़ चीज है। अगर ना स्काई डाइविंग पता है ना सबको, टीवी में देखा होगा, डिस्कवरी में, अगर हम ये अज्यूम करें कि स्काई डाइविंग में मरने का रिस्क है 0.1%, 1000 बार अगर स्काई डाइविंग होगी तो एक बार पैराशूट नहीं खुलेगा, ये हम मान लेते हैं। तो अगर कोई एडवेंचर वाला है, किसी को बड़ा मजा आता है, तो एक बार करके देखने में भी इट्स अ लो रिस्क थिंग। 1000 में एक, चलो कर लेते हैं, क्योंकि वो आप जिंदगी में एक या दो बार करने वाले हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0.1 0.2 होने वाली है डेथ की। तो अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है तो कर लो। स्टॉक्स में क्या होता है ना, आप एक बार शेयर नहीं खरीदने वाले, दो बार नहीं खरीदने वाले, आप शेयर 100 बार 1000 बार खरीदोगे बेचोगे। तो अगर आप 1% रिस्क वाला स्टॉक भी ले रहे हो ना, अ टाइम विल कम व्हेन दैट रिस्क विल कैच अप विद यू। अगर मैं स्काई डाइविंग 1000 बार करूं तो लगभग मेरे मरने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी। मैं एक बार कर रहा हूं इसलिए प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगर हम स्टॉक्स भी रिस्की ले, थैंक यू सर, तो अगर हम स्टॉक्स भी रिस्की लें, हम ना बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं मार्केट से कि आप मुझे मार दे। इन्वेस्टिंग इज अबाउट जितने सारे रिस्क आप हटा सको उतना अच्छा है। एक ना मुझे कहानी बताई थी, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ ड्राइव टेलिंग। एक ना कहानी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक आदमी ने बड़े अच्छे काम किए होते हैं, तो उसकी डेथ होती है, तो उसे स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सर्वेंट्स हैं, उसे खुद कुछ भी काम नहीं करना, कंफर्ट में रहता है, बहुत सुंदर उसे घर मिलता है, और भगवान से उसकी बातचीत भी होती रहती है, दोनों दोस्त भी रहते हैं बढ़िया, तो सब अच्छा चल रहा होता है। उसको शुरू में तो बहुत मजा आता है, थोड़े दिन में वो बोर होने लगता है, क्योंकि कुछ करने को था नहीं, सब कुछ उसको बैठे बैठाए मिल रहा है, कोई पैशन नहीं, कोई गोल नहीं, जो चाहेगा वो मिल रहा है। तो लाइफ रिपीटेटिव होने लगती है, डल होने लगती है। थोड़े दिन बाद वो बहुत बोर होने लगता है, उसको लगता है ये क्या है, मैं बैठे बैठे करूं क्या, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। वो ना चिढ़ के भगवान के पास जाता है और बोलता है ये कैसा स्वर्ग है, इससे अच्छा तो मुझे नर्क में डाल देते हैं। तो भगवान बोलते हैं तुझे क्या लगता है, तू कहाँ है। इसका समरी ये है कि ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए कुछ ना करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अगर हमारे पास करने के लिए कुछ ना होना तो हमको स्वर्ग भी नर्क लगेगा। तो स्टॉक मार्केट में भी ना हमारा यही हैबिट हमारा सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जैसे ही हमारे पास 50,000 रुपए आए, लाख रुपए आए, अब हमको हर रोज ट्रेडिंग करनी है, कुछ ना कुछ करना है, बिकॉज उसके बिना वी फील लाइक हम कुछ नहीं कर रहे। और कुछ स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है कुछ ना करने से, सो जाने से। जैसे एक आदमी था, उन्होंने अर्ली 90s में एमआरएफ के कुछ शेयर खरीदे, वो खरीदे और उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो कोमा में चले गए। 20 साल बाद होश आया, तो अब शेयर्स के बारे में घर में किसी को पता नहीं था, फिजिकल शेयर्स थे, तो 20 साल बाद जब होश आया ना, तो वो कुछ हजार रुपए के शेयर 30-40 करोड़ रुपए के शेयर हो गए। अब मुझे बताओ, अगर वो जिंदा रहते ना, मतलब जिंदा तो थे, लेकिन अगर वो कोमा में नहीं होते, उनका वो एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता, 99.99% चांसेस कि वो शेयर को डबल होने पे बेच देते। 20,000 का 40,000 हो गया, बेच दिए। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको कोमा में जाना है स्टॉक मार्केट में, हम कोमा में नहीं जाते। इसको ऐसे समझो, हम ना स्टॉक्स की प्राइस, म्यूचुअल फंड के प्राइस हर मिनट चेंज होते हैं। अभी 100 रुपए 99 हो गया, 98 हो गया, तो हमको लगता है कंपनी खराब हो रही है, 100 की थी 98 में हो गई। वो ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन रियल टाइम अवेलेबल है, तो हमको लगता है हमको रियल टाइम पे एक्ट करना है। अब सोचो, हम जमीन जब लेते हैं तो हम जमीन को सालों साल लेके रखे रहते हैं, हमको चिंता नहीं होती कि 2 महीने बाद प्राइस क्या है, 3 महीने बाद प्राइस क्या है। और मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर शहर के प्रॉपर्टी प्राइसेस का भी डेटाबेस आ जाए ना, कि भिलाई में ये सेक्टर में प्राइस ये चल रहा है, ये सेक्टर में ये चल रहा है, और वो डेटाबेस रोज अपडेट हो, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस भी रोज फ्लक्चुएट होने लगेंगे और प्रॉपर्टी में भी लोग ट्रेडिंग करने लगेंगे, क्योंकि वहां दिख रहा है। तो सिर्फ क्योंकि इंफॉर्मेशन दिखती है और ट्रेड करना आसान है, तो हम बिना कारण ट्रेड करते चले जाते हैं, हमारा
होकर अमीर होता जाता है। अब ना ये सोचो कि जब आप शेयर को खरीद रहे हो और 2 महीने बाद, 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद उसको बेच रहे हो, कंपनी में क्या बदला? कितने लोगों ने यहाँ बिजनेस ट्रैक किया है? कुछ ना कुछ अपना स्टार्टअप या प्लान है? ओके ओके, एक दिन में यहाँ स्टार्टअप 1-2 लोगों का स्टार्टअप होगा। इतनी छोटी कंपनियां होती हैं, कॉलेज में तो बस इंक्यूबेट हुई रहती है। इन कंपनीज में भी 1-2 दिन में बिजनेस में कुछ बदलता नहीं है, जैसा कल था वैसा आज है। तो जो बड़ी बड़ी HUL, HDFC जैसी जो कंपनियां हैं 50-50 साल पुरानी, उन कंपनीज में 1 दिन में 2 दिन में क्या बदलेगा? कुछ भी बदलेगा नहीं। वो कंपनी वैसी की वैसी ही है, बस क्योंकि प्राइस रोज ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है तो हमको ये फीलिंग आ जाती है कि गड़बड़ हो रहा है, आज मैं बेच देता हूं नहीं तो ये और ज्यादा गिर जाएगा। एक ना यूएस में सर्वे हुआ था, 10 साल के बच्चों को बोला, और यही सबसे अच्छी बात है इन्वेस्टिंग की। जैसे अगर यहाँ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो इन्वेस्टिंग से ना सबसे पहले ये ख्याल आता है, अरे मुझे तो अकाउंट्स नहीं आता, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आता, ये मेरे लिए नहीं है। तो अकाउंटर टू दैट 10 साल के बच्चों को यूएस में बोला कि आप कंपनीज पिक करो। अब 10 साल के बच्चे थे, क्या पिक करेंगे? कोको कोला, बारबी, डिज्नी, कैडबरी, इस तरह की कंपनी। फिर यूएस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इक्विवेलेंट जो भी होते हैं, मतलब फाइनेंस प्रोफेशनल्स को बोला गया कि आप स्टॉक्स पिक करो। उन्होंने भी बड़ी फाइनेंशियल एनालिसिस करके स्टॉक्स को पिक किया। 5 साल बाद बच्चों के पोर्टफोलियो ने फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म किया, बच्चों का रिटर्न ज्यादा। क्यों? क्योंकि फाइनेंस जानना जरूरी ही नहीं है। फाइनेंस आपको लास्ट 20% रिटर्न बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर आपको बहुत अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आता है तो आपके रिटर्न 15% ना होकर 18% हो जाएंगे। 15% आप बिना फाइनेंस जाने कर सकते हैं। आपको पता है, मुझे एक्चुअली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं मैथ्स में 12th में इसलिए पास हुआ था, मेरा कॉमर्स प्लस मैथ्स था, मैं 12th में सिर्फ इसलिए पास हुआ कि उस साल जो मेरा सेट था, सेट बी, उसमें 2 6 नंबर के क्वेश्चन गलत आ गए थे तो मुझे 12 नंबर बोनस मिल गए। तो सच्ची हमारा 33 पासिंग होता था, 12 नंबर बोनस के बाद शायद मुझे वो 41 की 42 मिला था, तो मैंने फेल होना था, वो बोनस नहीं मिलता था। लेकिन द गुड पार्ट इज कि वो जरूरी ही नहीं है, मैथ्स जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज अ लाइफ स्किल। हम क्या करते हैं पता है इन्वेस्टिंग में? ये शेयर 100 का लग रहा है, चलो नंबर्स निकाल के बैठे, इसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, डेट कितना है, कितने में लूंगा। भाई पहले क्वालिटी तो जान ले। हम जिंदगी में सारी चीज कैसे खरीदते हैं? पहले क्वालिटी देखते हैं ना। हम सबसे सस्ता फोन जाके नहीं उठा लेते, सबसे महंगा फोन जाके भी नहीं उठा लेते। पहले शर्ट खरीदने जा रहे हैं, फुटवेयर खरीदने जा रहे हैं, पहले क्वालिटी देखेंगे, समझेंगे कि हाँ कपड़ा अच्छा है, फिटिंग अच्छी है, और फिर प्राइस इज अ फैक्टर। क्योंकि शर्ट 2000 पे महंगी भी हो सकती है, सस्ती भी हो सकती है, उसकी क्वालिटी पे, उसके ब्रांड पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं बस इतना बोल दूं कि 2000 की शर्ट 1500 में मिल रही है तो ले लोगे क्या? नहीं ना, आपको वो सूट होनी चाहिए। शेयर्स में हम सीधा चले जाते हैं, अच्छा पहले 100 का मिल रहा था, अब 80 का मिल रहा है, ले लो। हम जिंदगी में कोई भी चीज ऐसे नहीं खरीदते। कंपनी की क्वालिटी हमको कैसे पता चलेगी? हमको पता चलेगी एज कंज्यूमर। हम इन्वेस्ट सिर्फ उन कंपनियों में करें जिसमें हम कंज्यूमर हैं। आप लोग क्या चीजें कंज्यूम करते होगे? ई कॉमर्स कंज्यूम करते होगे, पेटीएम हो, जोमैटो हो, नायका हो, पॉलिसी बाजार हो, आप लोग शायद 2 व्हीलर्स लेते होगे, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स लेते होगे, ओटीटी प्लेयर्स लेते होगे। तो जो चीजों को आप यूज करते हो उनके शेयर्स हम क्यों नहीं लेते? सब ब्रश करते हो क्या? ब्रश करते हो सुबह शाम? सुबह तो कर लो यार, दिन में एक बार कर लो। तो और कितनों ने, जिन्होंने हाथ उठाया था उनके पास कोलगेट है? शेयर शेयर ओके। और सब लोगों में से कितने लोग कोलगेट का टूथपेस्ट यूज करते हो? हाँ, तो जो आगे बैठे हैं वो पीछे, नहीं हाथ उठा लो यार थोड़ा सा। हाँ, सब कोलगेट करते हैं, बाकी बाबा वाले हाँ। सो आगे वाले अगर पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो कोलगेट में इन्वेस्ट किसी ने नहीं किया है, लेकिन कोलगेट में 50%, कोलगेट के प्रोडक्ट्स को 50% लोग यूज करते हैं। और यहाँ ना कई लोगों के पास टेस्ला का शेयर होगा, यूएस में भी लिस्टेड है फिर भी, लेकिन टेस्ला कोई यूज करता है क्या यहाँ? किसके पास टेस्ला की गाड़ी है यार? नहीं है ना। तो हम हमेशा स्टॉक मार्केट को लाइफ से इतना अलग क्यों कर देते हैं? जैसे
इसी दुनिया की चीज है ना, तो इस दुनिया का सेंस, इस दुनिया में हम जैसे सब चीजें खरीदते हैं, उसी सिंपल लॉजिक से हम शेयर्स क्यों नहीं खरीद सकते? ये उतना ही आसान है। 50% कोलगेट का मार्केट शेयर है, 50% लोगों ने यहाँ हाथ उठाया और बोला वो कोलगेट यूज करते हैं, और आज से नहीं है, 70 सालों से। लेकिन हम लोगों को वो बोरिंग लगता है कि कोलगेट बोलेंगे तो दोस्तों के सामने कूल कैसे लगेगा ना। तेरे पास कौन सा, तेरे भाई मैंने कोलगेट लिया, छी कोलगेट लिया, कोलगेट में क्या है? और वही अगर मैं बोलूँ ना मैंने टेस्ला लिया, हाँ भाई मेरे को भी टेस्ला लेना है यार, कैसे लिया तुमने यूएस में? तो हम ना इन्वेस्टिंग को कूल लगने का एक जरिया बना लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग क्या, सारे फाइनेंस प्रोडक्ट्स का एक थंब रूल है। तो ना हम लोग कंपनी में ये अक्सर बोलते हैं, और इस एक जोक के कारण फिनोलॉजी शुरू हुई थी। मेरे रूममेट ने मुझे बोला था कि प्रांजल, जब मैं फाइनेंस का पीजी कर रहा था, एक फाइनेंस की सही बात समझ ले, अगर तेरे को नहीं पता है कौन सा शेयर लेना है, कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, खास करके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस हम कैसे लेते हैं, बैंक वाला या जो इंश्योरेंस एडवाइजर, म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो हमको बोले वो हम ले लेते हैं। तो मेरे वो भैया ने मुझे ये बोला था, अगर तेरे को नहीं पता ना कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, अपने बैंक जाना, वो जो बोलेगा उसको छोड़ के कोई भी ले लेगा, वो तेरे लिए सबसे खराब है, वो उनके लिए सबसे अच्छा है। तो ये हुई म्यूचुअल फंड्स की बात। स्टॉक्स में हम क्या करते हैं, फाइनेंस प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम वो करते हैं जो या तो हमको कूल लगता है या जो हमको कॉम्प्लेक्स लगता है। कूल और कॉम्प्लेक्स, ये दो ही चीजें हम करते हैं। जो सबसे आसान और बोरिंग लगता है ना, वो हम कभी नहीं करते। जहां जितनी भी लड़कियां हैं, शायद सब ने कभी ना कभी नायका से ऑर्डर किया होगा। नायका यूज, किसने यहाँ नायका ऑर्डर किया है, नायका यूज किया है? हाँ। और नायका का शेयर उसमें से कितनों के पास है? लेकिन तूने तो यूज ही नहीं किया ना नायका यार। देखा, जो यूज नहीं कर रहा है वो ले रहा है, और जो यूज कर रहा है वो नहीं ले रहा है। ये कितनी बड़ी गलती है। मुझे बताओ, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, व्हाई वुडंट यू वांट टू ओन दैट कंपनी? अगर जो कपड़े मैं पहन रहा हूं, ये 450 का जॉकी है, तो मेरे पास इसलिए जॉकी का स्टॉक है, मैं कपड़े उसके पहन रहा हूं, तो मैं क्यों, जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं उसका मैं ओनर क्यों ना बन जाऊं? मैं जिस मूवी हॉल जा रहा हूं वो मूवी हॉल मेरा हो, तो मैं जिस घर में रह रहा हूं वो रियल एस्टेट कंपनी मेरी हो, तो जिस कार से मैं आया हूं वो कार कंपनी मेरी हो, तो मैंने कार खरीदने में रिसर्च कर लिया ना, तो मैं उसमें इन्वेस्ट भी कर देता हूं। मैं कंपनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते समय अलग से रिसर्च क्यों करूं? मैंने कपड़ा खरीदते समय रिसर्च कर लिया, मुझे ये पसंद आई, मेरी फाइनेंस वाली रिसर्च भी हो गई, और इसीलिए तो मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूं ना। मैं 10-15 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा हूं कि कई बार ये मेथड गलत होगा। जैसे सीसीडी की कॉफी हम सब पीते थे, लेकिन सीसीडी बैंकक्रप्ट हो गया, तो नो मेथड इज फुल प्रूफ। इसीलिए इन्वेस्टिंग साइंस ना होके आर्ट है। तो साइंस में क्या होता है ना, अगर 2+2 है तो वो 4 रिजल्ट आएगा। अगर आपने इंग्रेडिएंट सही डाले हैं तो केमिस्ट्री आपको वही रिजल्ट देगा जो आपने इनपुट डाले, तो रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन आर्ट क्या होता है, प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो जिससे रिजल्ट बेटर होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट गारंटेड नहीं होता। तो अगर कोहली कितना भी प्रैक्टिस कर ले, वो 0 पे आउट हो सकता है। साइंस में ये नहीं होगा। साइंस में योर प्रोसेस इज राइट, रिजल्ट विल बी राइट। तो इन्वेस्टिंग में रिजल्ट इज नेवर गारंटेड, जिसके कारण हम डाइवर्सिफाई करते हैं, हम अलग अलग जगह सारा पैसा लगाते हैं। ये लास्ट गलती है कि हम जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना किसी कंपनी को लेकर, तो हम सारा का सारा पैसा उसी में डाल देते हैं, सारा का सारा। ये है वो कंपनी जो मुझे अमीर बनाएगी, ये है जो मेरे 1000 को लाख रुपए करेगी। द रियल ऑनेस्ट ट्रूथ इज, मेरे पोर्टफोलियो में आज 20 कंपनियां हैं जो मुझे लगता है अच्छी है, लेकिन कौन मेरा पैसा 10 गुना करेगी, कौन 20 गुना करेगी, ये मुझे नहीं पता। मेरा काम है 15 अच्छी कंपनियां लेके रखना, बाकी उसमें से 2-4 अपने आप अच्छी हो जाएंगी, 2-4 डूब जाएंगी, लेकिन वो 2-4 इतनी अच्छी हो जाएंगी कि मेरी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। तो अपना सब कुछ उठा के, दोस्त बोले, भाई बोले, सेबी से आके सेबी वाले बोले, कंपनी का डायरेक्टर खुद बोले, कोई भी बोले, अपने पैसे को 1, 2 या 3 कंपनियों में डाल के बर्बाद नहीं करना है।